Hey guys, welcome back to the channel We the Beginners. In today's video, we are going to cover a constitutional body that is National Commission for Scheduled Caste. ये जो कमीशन है ये हमारा एम लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर गिवन है. हम उस चैप्टर को आज कम्प्लीटली कवर कर लेंगे. वो चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो आई होप कि हम उसको शॉर्ट टाइम में अच्छे से समझ पाएँ. तो ये जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट होता है, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं. हमने इन सब को ऑलरेडी कवर कर लिया है विद एग्जांपल्स. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉडी. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये आर्टिकल 338 से सोर्स्ड है. 338 आर्टिकल जो है वो इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारी बॉडीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं? सो द आंसर इज़ नो. फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं. ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्यों हैं? क्योंकि ये इस्टेब्लिश की गई हैं एक्ट के थ्रू ऑफ पार्लियामेंट एक लॉ लेके आया, बिल लेके आया पार्लियामेंट में, और उसको एक्ट बनाया गया. उस एक्ट के थ्रू आपकी बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है. तो ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई. लेकिन NCSC क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही थी. कौन सा आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 338 के थ्रू. अगर हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन, देखो इवोल्यूशन हर चीज़ का बाय द टाइम इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है. जो NCSC है आज के टाइम में, हम जिस कमीशन को एज NCSC बोलते हैं, वो ओरिजिनली वैसी नहीं थी. अगर हम ओरिजिनली देखें तो जो हमारा आर्टिकल 338 है, इसने कहा था कि हम क्या करेंगे, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो इन्वेस्टिगेट करेगा सारे मैटर्स को जो रिलेटेड होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स से फॉर SCs एंड STs. कॉन्स्टिट्यूशन में जो SCs और STs को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड दिए गए हैं, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे उस स्पेशल ऑफिसर की होगी. तो और वो क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट को क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट बना के देगा कि उसकी वर्किंग कैसी हो रही है उन सेफगार्ड्स की. और ये जो हमारे स्पेशल ऑफिसर हैं, इनको डेजिग्नेट किया गया एज कमिश्नर फॉर SCs एंड STs. नाउ अब क्या हुआ, बाय द टाइम 1978 में हमारी गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया, और उस रिजोल्यूशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, कि नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन को सेटअप किया फॉर SCs एंड STs. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टैट्यूटरी. ये स्टैट्यूटरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इस्टेब्लिश नहीं किया गया, ये एक रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप की गई है, तो इसलिए एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो इस नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन को सेटअप किया गया SCs STs के आपके 1978 में एक रिजोल्यूशन के थ्रू. और इसके साथ साथ हमारा जो आर्टिकल 338 के थ्रू ये जो स्पेशल ऑफिसर को सेटअप किया गया था, ये भी पैरेलली उसके साथ चल रहा था. नाउ 1987 में क्या हुआ, देखो यहाँ पे 1978 था, यहाँ पे 1987 हो गया, ठीक है. जस्ट रिवर्स दीज लास्ट 2 डिजिट्स. हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, थ्रू अनदर रिजोल्यूशन गवर्नमेंट ने एक और रिजोल्यूशन पास किया, और उसके थ्रू ये जो उन्होंने नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन सेटअप किया था, इसके फंक्शंस को मॉडिफाई किया और इसको रीनेम किया एज नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs. तो क्या ये जो नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs है, यही वाला नेशनल कमीशन फॉर SC है? नहीं, क्योंकि ये एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी है, जबकि ये वाला जो हमारा कमीशन है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो फिर क्या हुआ, फिर आपकी लेटर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई. तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 1990 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया. अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, तो उसके थ्रू जो भी हमारी बॉडी इनैक्ट होगी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी. तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 ने इस्टेब्लिशमेंट किया हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs इन द प्लेस ऑफ अ सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST. तो हमारा आर्टिकल 338 जो ओरिजिनली प्रोवाइड कर रहा था स्पेशल ऑफिसर को, उसको रिप्लेस करके 65th अमेंडमेंट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने एक नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को इस्टेब्लिश किया. और इस कमीशन ने ये जो आपका 1978 वाला रिजोल्यूशन के थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन सेटअप किया गया था, इसको भी रिप्लेस किया. सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर फॉर SCs एंड STs एज वेल एज द कमीशन सेटअप रिजोल्यूशन ऑफ 1987. नाउ अगेन अब यहाँ पे क्या हुआ, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू हमने क्या किया, हमने बाय द टाइम हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो SCs और STs हैं, ये दोनों की डाइवर्सिटी, इन दोनों का कल्चर बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, और हम सेम मीन्स का यूज़ करके इन दोनों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. तो हमने इनको क्या किया, डिवाइड कर दिया.
तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज़ के लिए, नेशनल कमीशन एससीज़ के लिए अलग हो गया और एसटीज़ के लिए अलग हो गया। तो इट इज़ बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 we bifurcate the combined National Commission for SCs and STs into two separate bodies, namely National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe. National Commission for Scheduled Caste आपका आर्टिकल नंबर 338, और वहीं अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, सो इट इज़ आर्टिकल नंबर 338A। तो उसको हमने प्रोवाइड किया आर्टिकल नंबर 338A के थ्रू। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एससीज केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 2004। तो ये हमने 2003 में इस एक्ट को, अमेंडमेंट एक्ट को हम लेके आए, और बाय 2004 ये सेपरेट कमीशन जो है, ये जिसकी इस चैप्टर में बात की जा रही है, ये 2004 में एग्जिस्टेंस में आया। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन होता है, तो आपके एक इसमें चेयरपर्सन होते हैं, एक आपके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और उसके अलावा 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो यानी कि 5 मेंबर बॉडी होती है, इसको आप मल्टी मेंबर बॉडी बोल सकते हो। 3 अदर मेंबर्स, 1 चेयरपर्सन एंड 1 वाइस चेयरपर्सन। सो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बेसिकली अगर आप देखोगे तो हर एक बॉडी जो होती है जनरली, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस, इनकी टेन्योर कितना होगा, कितने साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, वो भी आपके प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। सो यू कैन सी कि किस तरीके से बाय द टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। पहले 1978 में रिजोल्यूशन आया, फिर 1987 में आया, एंड देयर आफ्टर वी डिड सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इस्टेब्लिश किया। अगर हम इसके फंक्शंस एंड कंपोजिशन की बात करें, सो आपको ये सारी चीज़ें तो हर कोई पढ़ा देगा कि इसका इवोल्यूशन क्या हुआ, इसके फंक्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन मेन चीज़ होती है कि हम इस चीज़ को पढ़ने के बाद रिटेन कैसे कर पाएँ, रिटेंशन पावर हम अपनी कैसे बढ़ाएं, और किस तरीके से पढ़ें कि वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो इन टोटल हम इसके 6 फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। अब इसके 6 फंक्शन आपको इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आप मतलब इसको वीडियो को करने के बाद आप एक बार अगर चैप्टर रीडिंग कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से इसको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड कर लोगे। सो इसके 6 फंक्शंस की अगर हम बात करें, सो इफ़ यू लुक इनटू योर बुक, तो यहाँ पर आप रियलाइज़ करोगे दैट हम इसके यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 और 3 नेक्स्ट पेज पे, तो वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो एक फंक्शन होता है इसका इन्वेस्टिगेट करने का, द की टर्म इज़ इन्वेस्टिगेट, और एक फंक्शन होता है इंक्वायर करने का। सो हियर द की टर्म इज़ इंक्वायर, और एक फंक्शन होता है पार्टिसिपेट एंड एडवाइस करने का। सो जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड, 1 इज़ इन्वेस्टिगेट, 1 इज़ इंक्वायर एंड 1 इज़ योर पार्टिसिपेट एंड एडवाइस। अब इन्वेस्टिगेट क्या करेगा, डेफिनेटली वो चीज़ इन्वेस्टिगेट करेगा जिस चीज़ की उसके पास पावर है। तो दिस इज़ द नेशनल कमीशन फॉर एससीज। तो अगर एससीज को जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड मिले हुए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, तो उन मैटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, ये हमारा नेशनल कमीशन इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब इंक्वायर किस चीज़ को करेगा, जो भी कंप्लेंट्स इन चीज़ों से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर एससीज के पास जाएंगी, वो उन कंप्लेंट्स को इंक्वायर करेगा। जिस भी पर्सन को जो एससीज को बिलोंग करता है, एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, अगर उसको किसी राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, उसको जो राइट्स मिले हुए हैं, अगर उसको उसके कास्ट के बेस पे उसको उससे डिप्राइव किया जा रहा है, उसके राइट से, उसके सेफगार्ड से, तो वो कंप्लेन कर सकता है एनसीएससी में, और फिर एनसीएससी उस चीज़ को इंक्वायर करेगा कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। थर्ड इज़ योर पार्टिसिपेट एंड एडवाइस। पार्टिसिपेट एंड एडवाइस क्या, पार्टिसिपेट एंड एडवाइस द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फॉर द एससीज, कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट है हम उसको किस तरीके से सोशली और इकोनॉमिकली और फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए वो उस प्लानिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और एडवाइस भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि थ्री हमने फंक्शंस देखे, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर एससीज, और इवेलुएट देयर वर्किंग, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स इन विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स सेफगार्ड्स ऑफ द एससीज। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस कवर किए। सो लेट अस सी द रिमेनिंग 3 फंक्शंस। सो एक फंक्शन यहाँ पे होता है, सो हमने 3 फंक्शंस के वहाँ पे कीवर्ड्स बताए थे। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, रिपोर्ट, प्रेसिडेंट एनुअली रिपोर्ट। ये क्या करते हैं, एनुअली या फिर एक साल के अंदर अंदर जिस भी समय में उसको लगे कि हाँ, नेशनल कमीशन को लगे कि हाँ हमें एक रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर करके प्रेसिडेंट को देनी चाहिए, अभी एक सही टाइम है, तो वो क्या कर सकते हैं, एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफगार्ड्स, कि जो सेफगार्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या उसके अलावा हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, उनकी वर्किंग किस तरीके की है। तो एक हो गया आपकी एनुअली रिपोर्ट जो हम प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं। एंड देन फिफ्थ फंक्शन इज टू मेक रिकमेंडेशंस टू
एज टू द मीजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और स्टेट। तो यहाँ पर आप इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा आपकी फिफ्थ पॉइंट का, दैट इज़ योर रिकमेंडेशंस। ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंडेशन किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि हम क्या फर्दर मीजर्स ले सकते हैं जिससे इन सेफगार्ड्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स दिए गए हैं, इन सेफगार्ड्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हम मीजर्स ले सकते हैं, तो उसके लिए वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनके इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा वो और ऐसे फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके वेलफेयर में वर्क कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, एडवांसमेंट में। तो आप देख सकते हो कि NCSC कितना एक क्रिटिकल, कितना एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। अब इस रिपोर्ट ऑफ द कमीशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो सी, ये जो रिपोर्ट ऑफ द कमीशन है ये क्या है, ये हमारे इस कमीशन के फंक्शन के फोर्थ पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। हमने इस फोर्थ पॉइंट रीड किया था कि जो हमारे कमीशन है ये क्या करेगा, एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। उस रिपोर्ट में ये जो सेफगार्ड्स दिए हुए हैं हमारे एसईस को, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि या वो सेफगार्ड सफिशिएंट है या नहीं है, और हमें क्या चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे अब मैंने आपको ये बताया था कि वो साल के, अगर उसको एक पर्टिकुलर ईयर में, 1 ईयर में किसी भी साल में उनको लग रहा है कि हाँ इस टाइम पे उनको एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को देनी चाहिए, तो वो तब भी दे सकते हैं। तो सी, अगर हम सपोर्ट वाले सेक्शन में देखें, द कमीशन प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये कमीशन क्या करेगा, एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेगा, और ये इस रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है किसी भी समय में जब उनको ज़रूरी लगे। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस रिपोर्ट का प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे दी, प्रेसिडेंट आगे क्या करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्दर इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट में प्रेजेंट क्या करेंगे, पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट के साथ एक मेमोरेंडम भी होगा। उस मेमोरेंडम में लिखा होगा कि उन्होंने जो रिकमेंडेशंस हमारी इस कमीशन ने दी उनमें से किन रिकमेंडेशंस के ऊपर एक्शंस ले लिए गए हैं, और वो कौन सी रिकमेंडेशंस है जिनके ऊपर एक्शंस नहीं लिए गए, और एक्शन ना लेने के क्या कारण रहे, है ना। कोई तो रीज़न होगा जो आपने एक्शन नहीं लिया इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट होता है, द प्रेसिडेंट प्लेस ऑल सच रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन। The memorandum should also contain the reasons for the non-acceptance of any such recommendation। तो जिस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया उसके रीजंस क्या रहे हैं, उस मेमोरेंडम में वो चीज़ भी लिखी हुई होगी। अब जो हमारे कमीशन है ये हमारा नेशनल कमीशन है, तो ये नेशनल कमीशन तो पूरे इंडिया की रिपोर्ट बना रहा है, तो हो सकता है कि इसने किसी स्टेट के स्पेसिफिक कोई बात लिखी हो कि इस स्टेट को ये चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमारे एससीज जो हो रहे हैं वो ज़्यादा डिप्राइव हो रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स में जहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हों, तो वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस स्टेट के गवर्नर को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो द प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट टू द कमीशन पर्टेनिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नर। अब वो जो गवर्नर होंगे वो गवर्नर फिर अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, अपनी स्टेट की जो असेंबलीज़ हैं वहाँ पे उस रिपोर्ट को रखेंगे अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन, है ना। वो उस मेमोरेंडम में लिखा होगा कि क्या एक्शंस लिए गए हैं उन रिकमेंडेशंस पे, और वो कौन सी रिकमेंडेशंस है जिन पे एक्शंस नहीं लिए गए, और उनको एक्शन ना लेने के उसके रीजंस। ओके, सो नाउ सी, हमने फंक्शंस देख लिया, हमने इसकी रिपोर्ट के बारे में देख लिया। अब हम इस कमीशन की पावर के बारे में देख लेते हैं। तो जो पावर्स और फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे हमने इसके फंक्शंस में देखा था कि ये क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, इंक्वायर करती है किसी मैटर को, इंक्वायरी करेगी किसी कंप्लेंट की, और इन्वेस्टिगेट करेगी किसी मैटर को, और उसके अलावा हमने फर्दर और भी फंक्शंस देखे। तो जब ये इन तरीके के फंक्शंस को फुलफ़िल कर रही होती है तो ये एक सिविल कोड की पावर को पोजेस करके रखती है। किसकी पावर, सिविल कोड की, जो एक पावर सिविल कोड अपने आप में रखता है। हमें पता है कोड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा क्रिमिनल कोड होता है और एक हमारा सिविल कोड होता है। तो जो सिविल कोड की पावर होती है वो ये कमीशंस पोजेस करके रखते हैं। तो द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर to regulate its own procedure. The Commission, while investigating any matter or inquiring into any complaint, has the power of a civil court, trying a suit, and in particular in respect of the following matters. तो यहाँ पे कुछ मैटर्स दे रखे हैं जहाँ पर वो एक सिविल कोर्ट की पावर को पोजेस करता है। अब जैसे सपोज़ वो किसी मैटर पे सपोज़ किसी कंप्लेंट को वो इंक्वायर कर रहा है, किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और उसमें उसको क्या चाहिए, कुछ जो गवाह होते हैं, जैसे जो हमारे विटनेस होते हैं, या फिर किसी भी पर्सन की क्या है उसको रिक्वायरमेंट है।
तो वो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कोर्ट में बोलते नहीं है कि इस व्यक्ति को पेश किया जाए, है ना, तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पर भी जो हमारा कमीशन है वो समनिंग कर देगा, उस पर्सन को नोटिस भेज देगा कि आपको जो है इस कमीशन के सामने प्रोड्यूस होना है। सो समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट से, इंडिया के किसी भी पार्ट से। नाउ जो कमीशन है इट कैन ऑल्सो रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि उनको अपने मैटर की इंक्वायरी के लिए किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो उस डॉक्यूमेंट को भी रिकवर करवा सकते हैं। एफिडेविट्स ऑन एविडेंस, एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई भी आपके एविडेंस होता है एफिडेविट्स पे, ये उनको भी रिक्वायर कर सकते हैं। उसके अलावा रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, अब जैसे सपोज मान लो हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास कितने सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, कोई पब्लिक सर्वे हो गया, कोई पब्लिक रिपोर्ट हो गया। उसके अलावा जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उन सब में जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उनमें से किसी भी रिकॉर्ड की अगर कमीशन को ज़रूरत है तो ये उसके लिए भी रिक्वेशन कर सकता है, वो भी प्रोड्यूस होंगे उनके सामने। उसके अलावा वो सम्मन भेज सकता है किसी भी विटनेस को या फिर डॉक्यूमेंट को फॉर देयर एग्जामिनेशन। नाउ अगर हमारा प्रेसिडेंट कोई और इसमें पावर ऐड करे तो वो भी यहाँ पर लुक आउट करेंगे हमारे कमीशन वाले। Now the central government and the state government are also required to consult the commission on all major policy matters affecting the SCs. सी जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये पॉलिसीज़ बनाता है और वो पॉलिसीज़ क्या करती हैं, हमारी सोसाइटी के किसी न किसी सेक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो हमारी कंट्री के एससीज़ को अफेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको जो है इस कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कमीशन है ये सिर्फ हमारे एससीज़ के लिए नहीं है, हमारी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो अब तो इंडियंस हैं, लेकिन अगर आप उनकी लीनियज देखोगे तो लीनियज उनकी यूरोप हो जाती है, ठीक है, यूरोप। तो यहाँ पे उस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड भी उनके जो लीगल सेफगार्ड्स हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उसको भी अगर कोई वायलेट करता है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने का, इंक्वायर करने का जो पावर फंक्शन दिया हुआ है वो इसी कमीशन को दिया हुआ है। सो द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शंस फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। Okay, in other words, the commission has to investigate all matters related to constitutional and legal safeguards for the Anglo-Indian community. Now 2018 तक ऐसा भी था कि जो हमारे OBCs होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनसे रिलेटेड भी जो इनके सेफगार्ड्स हैं, तो मतलब जिस तरीके का फंक्शन ये SCs के लिए प्ले कर रहा था उसी तरीके का फंक्शन ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और OBCs के लिए प्ले करता है। लेकिन 2018 में इसको OBC वाले फंक्शन से रिलीव कर दिया गया है। अब इसको OBC वाला फंक्शन, OBCs के लिए सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और SCs के लिए है। आपके जो 102nd अमेंडमेंट हुआ था 2018 का, उसके थ्रू जो है इनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव किया गया है। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपने चैप्टर समझा हो और उसके साथ साथ इस चैप्टर को एंजॉय भी किया हो। सो इफ़ यू गेट नॉलेज फ्रॉम दिस particular chapter and from this particular video, don't forget to give thumbs up, share and subscribe to the video.